हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुंबर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पर। बच्चे मुझे हमेशा बोलते रहते हैं मैम फुल रिवीजन करवा दो, मैम फुल रिवीजन करवा दो। तो ठीक है जी, लेकर आ गए हैं हम आपके लिए फुल रिवीजन वाली वीडियो। ये वीडियो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। कैसे आपको फुल रिवीजन कवर करवाएंगे हम, देख लो। ठीक है जी, अब क्या है आपका ना, एक मैं DC1 का पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ। ये दिसंबर 2023 का एक पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है DC1 का। अब ये जो पूरा का पूरा पेपर आया था, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, कितने पेजेस में आंसर लिखने थे, कैसे अटेंड करने थे, प्रॉपर उनके सारे के सारे आंसर्स को मैं लेकर आई हूँ। इसके साथ साथ और क्या है, जब आप पेपर देने जाओगे तो कैसे आंसर शीट मिलेगी, कैसे उसे फिल करना है, आंसर लिखने का तरीका क्या होता है। देख लो, हमारा ही बच्चा था 90 मार्क्स लेकर आया है। ठीक है, तो कितनी शीट्स मिलेंगी, कैसे आंसर लिखना होता है, सब बताऊंगी। ऑल्सो अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की PDF हमसे लेना चाहो तो पर सब्जेक्ट 100 रुपीज, तीनों सब्जेक्ट्स की आपको 300 में मिल जाएगी। वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता रही हूँ, आप हमसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की PDF लेते हो वो हैंड रिटन नोट्स होते हैं, ऐसे ये जो आपको दिख रहे हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, जिसके अंदर पूरे के पूरे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चंस बना रखे हैं, ताकि एक बार आपने वो क्वेश्चन पढ़ लिया तो पेपर में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसके हिसाब से उसको लिख पाओगे। ठीक है जी, आज की वीडियो में जो है ये स्पेसिफिकली पास्ट ईयर के क्वेश्चंस है, ये प्रिंटेड वाले हैं। क्यों? क्योंकि होता है ना स्क्रीन पे वो हैंड राइटिंग वाले वो प्रॉपर दिख नहीं पाते, तो ये टाइप्ड वाले हैं। बट जब आप हमसे नोट्स परचेज करोगे तो प्रॉपर आपको मेरे वाले हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, जो कि डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे मार्क्स लेने में मदद करेंगे। इधर 599 का कोर्स है, जिसके अंदर तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हुए कि मेरी वीडियोस मिलेंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की PDF मिलेगी, पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन होगा और रिवीजन क्लासेस होगी। जो मन करे ये वाला कोर्स लेना हो ये ले सकते हो, ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेने हो ये ले सकते हो। लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर ये है, इस पे कॉन्टेक्ट करके ले सकते हो। क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास है, बहुत ही ज्यादा मैं आप सबको पढ़ाने वाली हूँ, तो पता है बिल्कुल मोटिवेशन के साथ ये क्लास को अटेंड करने के लिए बैठना। ऑल्सो ये देखो, ये आपका क्वेश्चन पेपर आया था। ठीक है जी, सारी की सारी चीजें बेसिक से बताते चलेंगे। क्या था देख लो, 100 मार्क्स का पेपर था, 35 वाला पास होता है, तो पास होने के लिए आपको 35 या 35 से ज्यादा मार्क्स लेकर आने हैं। लेकिन क्योंकि तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम हो सिमरन मैम के स्टूडेंट्स। सिमरन मैम के स्टूडेंट्स हो तो 35 मार्क्स तो सोचना देखो बहुत ही गलत बात है, मिनिमम 75 मार्क्स तुम्हें लेकर आने हैं। ठीक है जी, अब 3 घंटे का आपका पेपर होता है। जब भी आपके पास आपका क्वेश्चन पेपर आएगा तो देख लेना कोई नोट तो नहीं लिखा हुआ। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 1 अनिवार्य है, यानी कि ये जो DC1 का पेपर था इसमें इन्होंने कहा है कि ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंपल्सरी है, ये तो अटेंड करना ही करना है। उसके बाद कोई 4 अटेंड कर सकते हो, टोटल 5 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है जी, पहला अनिवार्य था, बाकी 4 कोई भी कर सकते हो, तो फर्स्ट तो करना ही करना है। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन, इसको 1 पेज करके दिखा देती हूं मैं। क्या? ये देखो, ये फर्स्ट पेज था आपके क्वेश्चन पेपर का, ये क्वेश्चन ये चल रहा है, ये चल रहा है, और ये इतना बड़ा आपका क्वेश्चन था जो कि कितने मार्क्स का था, 25 मार्क्स का था। चाहे आपने जो आपकी बुक्स आई हैं पूरी की पूरी पढ़ ली हो, फिर भी आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। पूरा का पूरा ये क्वेश्चन मैंने अपने चैनल पे डाल दिया है। अगर आप लेवल अप लर्निंग का यूट्यूब चैनल खोलोगे, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको यहाँ पर एक प्लेलिस्ट दिखेगी, किस चीज की, DECE दिसंबर 2024 इंग्लिश प्रिपरेशन, हिंदी प्रिपरेशन। ये हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी वाली खोल लेना, इंग्लिश वाले के हो तो इंग्लिश वाली खोल लेना। लेट सपोज आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो आपने ये ओपन करी, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस डाली हुई है। इसमें अगर आप नीचे नीचे जाते हो तो लास्ट में ये एक वीडियो एडिड है, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये वाली देख लेना। इसमें मैंने प्रॉपर इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा समझाया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर जरूर देखकर जाना है। ऑल्सो
हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैंने बुक्स भी डाली हुई है और सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स डालती रहती हूँ। ये हिंदी प्रिपरेशन की प्लेलिस्ट मैंने डाली थी, अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली आप इन सारी वीडियोस पे पहुंच जाओगे। और अगर आपने ये सारी वीडियोस देख ली तो कोई नोट्स लेने की जरूरत नहीं है, कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, यहीं से पास हो जाओगे। तो आई होप ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आप सब पढ़ लोगे। ठीक है, हम शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसके ख वाला जो क्वेश्चन था उससे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तुम्हारी सिमरन मैम आ गई है मोटिवेशन लेके पढ़ाने के लिए, बस तुम्हें इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखना है। ठीक है जी, डन हो गई बात। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 1 का ख पार्ट क्या कहता है। अब ये बात भी थोड़ा सा ध्यान से सुन लो, तुम लोगों को पता नहीं होती, क्या नहीं पता होती। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 अटेंड कर रहे हो तो उसके जितने पार्ट्स हैं आपको वो सारे के सारे करने हैं। अगर क कर लिया तो ख भी करना है, ग भी करना है, तभी सारा क्लब हो पाएगा वो। ठीक है, अब देखते हैं क्या कहता है ख पार्ट। क्रियाओं की अनुसूची बनाने के सिद्धांतों के आधार पर आपके द्वारा बनाई गई क्रियाओं की अनुसूची के तर्काधार का विस्तार में वर्णन कीजिए। 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब ये कह रहे हैं ऊपर ये जो आपने अनुसूची बनाई है इसके अंदर किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करा है, किन किन चीजों को ध्यान में रखा है। अब आपने या तो वो पहले वाली वीडियो देख ली होगी तो समझ गए होगे, क्योंकि मैंने उसमें समझाया था। ठीक है जी, समझाया तो था, लेकिन यहाँ पे अब आपको प्रॉपर इसका आंसर दिखा देते हैं। ठीक है जी, नोट्स में आपको ये वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे क्योंकि ये पास्ट ईयर के क्वेश्चन हर बार अलग अलग ट्विस्ट होकर आते हैं। तो आपको हमसे जो हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे उससे आपकी बिल्कुल बढ़िया तैयारी हो जाएगी। उत्तर, प्री स्कूल शेड्यूल में गतिविधियों के अनुक्रम का औचित्य, यानी कि मतलब किस रीजन की वजह से हमने इन प्ले एक्टिविटीज को कैसे, प्री स्कूल के शेड्यूल को कैसे बनाया है। एक अच्छी तरह से तैयार किया गया प्री स्कूल कार्यक्रम बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है। ठीक है जी, अगर एक दिन का जो शेड्यूल है वो अच्छे से बनाया गया है, मतलब बच्चे का शेड्यूल एक दिन का है, महीने का है, हफ्ते का है, अगर वो अच्छे तरीके से बनाया गया है तो उसके विकासात्मक जितनी भी आवश्यकताएं हैं, ठीक है, डेवलपमेंटल नीड्स जितनी भी है उसको ध्यान में रखता है, तथा संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों को सम्मिलित करता है। ठीक है जी, अब कोई बड़ा क्वेश्चन है तो आपको बेस्ट तरीका क्या मैंने बता रखा है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा करो, फिर एक फ्लो चार्ट बना दिया करो, फिर क्या करा करो, मेन पॉइंट्स लिख दिया करो विद एग्जांपल्स, और फिर क्या करा करो, निष्कर्ष, कंक्लूजन लिख दो। तो इस केस में, ठीक है जी, ठीक है, तो इस केस में आपका क्या होगा, आप ये जो मेन पॉइंट्स है ना, विकास के सभी क्षेत्रों के लिए गतिविधियां, इससे पहले आप एक बबल से फ्लो चार्ट बना सकते हो और ये मेन पॉइंट्स ऐसे एरो डाल के लिख देना, आपके आंसर को थोड़ा सा और निखार आ जाएगा। ठीक है जी, अब पहला पॉइंट क्या कहता है, विकास के सभी क्षेत्रों के लिए गतिविधियां। ठीक है जी, अब आपका जो प्री स्कूल का शेड्यूल होता है ना, वो इस हिसाब से होना चाहिए, किस हिसाब से, कि आपकी एक्टिविटीज शारीरिक विकास पे भी फोकस कर रही हैं, आपकी एक्टिविटीज क्या कहते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषाई विकास पे भी फोकस कर रही है, संज्ञानात्मक विकास पे भी फोकस कर रही है, कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो। तो वही कह रहे हैं कि विकास के सभी क्षेत्रों के लिए गतिविधियां हमने अपने शेड्यूल में डाली हैं। कार्यक्रम इस प्रकार तैयार किया जाता है कि विकास के सभी क्षेत्रों के लिए गतिविधियां हो। उदाहरण के लिए देख लो, एग्जाम्पल भी डाला हुआ है। सोमवार को सूक्ष्म मोटर विकास। अब सूक्ष्म मोटर विकास क्या होता है, ठीक है, सूक्ष्म मोटर विकास को इंग्लिश में कहते हैं फाइन मोटर डेवलपमेंट, छोटी मांसपेशियों का विकास। बच्चा जब ड्राइंग करता है, लिखता है, अब मान लो मैंने ये पेन पकड़ा हुआ है और मैं यहाँ पे सिमरन लिख रही हूँ, ठीक है, तो मेरे ये हैंड्स की फिंगर्स यूज हो रही है ना, तो ये जो छोटी छोटी मांसपेशियां यूज होती हैं इसको कहते हैं फाइन मोटर डेवलपमेंट, हिंदी में सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। डन हो गई बात। के लिए ड्राइंग गतिविधि, भाषा विकास के लिए फलों का नाम की विधि,
गतिविधि शारीरिक विकास के लिए आउटडोर मुक्त खेल डाला गया है। इस प्रकार सप्ताह के अन्य दिनों को भी विकास के सभी क्षेत्रों के लिए गतिविधियों की रूपरेखा तैयार की जाती है तथा उन्हें निर्धारित समय पर रखा जाता है। फर्स्ट पॉइंट सब बच्चों का क्लियर हो गया है। क्लियर हो गया है तो सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इतना डिटेल में समझा रही हूं। भीतरी और बाहरी गतिविधियों का संतुलन। अब क्या है, एक दिन की जो एक्टिविटीज है उसमें ऐसी एक्टिविटी भी होनी चाहिए जो बच्चा क्लास के अंदर कर सकता है, ड्राइंग कर सकता है, कोई राइम्स गा सकता है, कुछ भी एक्टिविटी, और कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी होनी चाहिए जो बच्चा बाहर ग्राउंड में खेलेगा। बैलेंस होना चाहिए, बाहर की एक्टिविटीज भी होनी चाहिए और घर की एक्टिविटी मतलब स्कूल के अंदर क्लास के अंदर एक्टिविटीज भी होनी चाहिए। उसी चीज को यहां पर समझाया गया है। तीसरा पॉइंट कहता है व्यक्तिगत और समूह गतिविधियों के बीच संतुलन। अब हमारे शेड्यूल में ऐसी एक्टिविटीज भी होनी चाहिए जो बच्चा इंडिविजुअली कर सके। ठीक है, इंडिविजुअली कोई पजल सॉल्व कर रहा है, कोई ड्राइंग कर रहा है, लेकिन कोई एक्टिविटी ऐसी भी होनी चाहिए जिसमें सामूहिक रूप से बच्चा खेले, ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप डिस्कशन। ठीक है जी, तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? फोर्थ पॉइंट कहता है सक्रिय और शांत गतिविधियों के बीच संतुलन। कोई एक एक्टिविटी आप ऐसी भी रख सकते हो जिसमें बहुत बच्चा भाग दौड़ कर रहा है, इधर उधर उछल कूद कर रहा है, लेकिन कोई एक एक्टिविटी ऐसी भी रखनी है जिसमें शांति से वो एक्सप्लोरेशन कर रहा है और चीजों को एग्जीक्यूट कर रहा है। समझ रहे हो, हर चीज में बैलेंस मांगा है। ठीक है जी, आगे क्या कहते हैं? सभी गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय। क्यों? क्योंकि आपकी क्लास में कुछ फास्ट लर्नर्स होंगे जो एक्टिविटी को फटाफट 10 मिनट में कर देंगे, लेकिन कुछ स्लो लर्नर्स भी होंगे जो एक्टिविटी को आधे घंटे में भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको सफिशिएंट टाइम देना है कि सब बच्चे आराम से कर पाए। 5 पॉइंट्स लिख दिए, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, और एंड में एक ये कंक्लूडिंग सी स्टेटमेंट लिख दी है। इन सिद्धांतों को कार्यक्रम में शामिल करने से प्री स्कूलर एक गतिशील, संतुलित और विकासात्मक रूप से उपयुक्त शिक्षण वातावरण में संलग्न होते हैं। अगर आप ऐसे इसको अटेंड करके आते हो तो 10 में से आपको 9 मार्क्स मिल सकते हैं, 9.5 मिल सकते हैं, 8.5 मिल सकते हैं। 10 में से 10 तो देखो वैसे भी नहीं मिलते, मुझे पता है थ्योरी में, तो लेकिन इतने मार्क्स अच्छे आपको जरूर मिल जाएंगे। डन हो गई बात? डन हो गई बात, तो आगे चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ग पार्ट पर। अब आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है, जो भी क्वेश्चन आप अटेंड कर रहे हो वो कितने मार्क्स का है। जितने मार्क्स का है उतनी ही, मतलब उसके अकॉर्डिंगली ही आपको शीट्स पे लिखना है। ये नहीं कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और 5 शीटें भर के आगे, नहीं, थोड़ा सा बैलेंस करके चलना है, क्योंकि डीसी मतलब इग्नू के किसी भी पेपर में सप्लीमेंट्री शीट नहीं मिलती। ऑलमोस्ट लिखने के लिए 24 शीट्स होती हैं, पूरा का पूरा पेपर लिखने के लिए। जैसे ये आंसर शीट है ना, ठीक है, तो जैसे ये आंसर शीट है तो दिस इज 1, एक पेज है। ठीक है, उसके बाद ये एक दूसरा पेज है। ठीक है, ये एक तीसरा पेज है। तो ऐसे 24 शीट्स मिलती हैं। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? 1 पार्ट फल वर्ण विषय पर और दूसरा संख्या की संकल्पना 1 से 5 अंकों तक प्रदान करने के लिए शिक्षिका जो एक क्रिया आयोजित कर सकती है वह बताइए। मैंने चैनल पे वीडियोस डाली हुई है कि एक क्वेश्चन पक्का से पक्का इस बात का आता है कि कोई एक्टिविटी प्लान करो। एक्टिविटी कैसे प्लान करनी है, क्या क्या चीजें लिखनी है, वो भी हम बताएंगे। 2.5 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले क्या कह रहा है? सबसे पहला फर्स्ट, अगर हम फल वर्ण विषय, फल फ्रूट्स के बारे में बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक सेकेंड, सबसे पहले हम लिखेंगे गतिविधि का नाम। गतिविधि का नाम क्या है? फलों का सलाद बनाना। लक्ष्य क्या है? प्री स्कूलर बच्चों को विभिन्न प्रकार के फलों से परिचित करना, उनके सूक्ष्म मोटर कौशल को बढ़ाना,
तथा स्वस्थ खान पान की आदतों को बढ़ावा देना। ठीक है जी, सबसे पहले क्या करा, गतिविधि का नाम, फिर क्या लिखा, लक्ष्य, फिर विषय वस्तु, कंटेंट ऑफ द एक्टिविटी। पढ़ रही हूं मैं, सुन लो। बच्चे विभिन्न फलों के नाम, रंग और आकार सीखेंगे। वे संवेदी जागरूकता, स्वाद, गंध, बनावट भी विकसित करेंगे और फलों के टुकड़ों की गिनती करके बुनियादी गणित कौशल का अभ्यास करेंगे। ठीक है, सामग्री की आवश्यकता, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, विभिन्न प्रकार के ताजे फल जैसे केले, सेब, अंगूर, संतरे। प्लास्टिक का चाकू बच्चों के लिए सुरक्षित होता है। अब घर में जो चाकू यूज करते हो वो तो दे नहीं सकते बच्चों को, है ना, तो प्लास्टिक का चाकू आता है बच्चों के लिए, वो वाला लेके जाना है। कटोरे लेके जानी है, चम्मच, एक बड़ा मिश्रण का कटोरा, हैंड सैनिटाइजर, छोटे कागज की प्लेटें। ठीक है, ये सब आपको लिखना ही है। प्रक्रिया, प्रोसीजर लिख दोगे। सबसे पहले बच्चों को फल दिखाएं और उनसे उनके नाम पूछे। प्रत्येक फल के रंग, आकार और स्वाद पर चर्चा करें। बच्चों को बारी बारी से प्लास्टिक के चाकू से नरम फल काटने को करें और उन्हें मिक्सिंग बाउल में डालने दें। फलों को एक साथ मिलाएं और फलों का सलाद परोसें। बच्चों को विभिन्न फलों का स्वाद चखने और उनके पसंदीदा फलों पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करें। ये था पूरा का पूरा एक्टिविटी का प्रोसीजर। नतीजा, बच्चे विभिन्न फलों को पहचानेंगे, सूक्ष्म मोटर कौशल विकसित करेंगे तथा व्यवहारिक, संवेदी, समृद्ध अनुभव का आनंद लेंगे। अगर आप ऐसे लिख के आते हो तो 2.5 वाली एक्टिविटी में से 2.5 मिल जाएंगे और 2 मिल सकते हैं। डन हो गई बात? बिल्कुल डन हो गई। आगे बढ़ते हैं। आगे अब उन्होंने कहा है कि हमें बच्चे को 1 से लेके 5, 1 2 3 4 5 यहां तक की गिनती सिखानी है बच्चे को। उसके लिए एक्टिविटी, गतिविधि का नाम, वस्तुओं के साथ संख्या खोज। ठीक है जी, लक्ष्य क्या है, पूर्व स्कूली बच्चों को व्यवहारिक अनुभव के माध्यम से 5 तक की संख्याओं को पहचानने और गिनने में मदद करना। विषय वस्तु देख लो, विषय वस्तु क्या है, बच्चे गिनना, संख्या को पहचानना तथा संख्याओं को संगत राशियों के साथ जोड़ना सीखेंगे। ठीक है जी, आवश्यक सामग्री क्या है, संख्या कार्ड बना दिए। संख्या कार्ड कैसे बनाओगे, एक कार्ड बना दिया 1 का, एक कार्ड बना दिया 2 का, एक कार्ड 3 का, 4 का और 5 का। छोटी वस्तुएं जैसे खिलौने, ब्लॉक, फल और कटोरियां हमारे पास होंगी। गतिविधि क्या है, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ जो इसमें लिखी हुई है। मतलब मान लो खिलौने है, क्लास में जगह जगह छुपा दिए और बच्चों को कहा तुम वो खिलौने ढूंढ के लाओ। जो बच्चा जितने खिलौने ढूंढ के लाएगा उस बकेट में डाल देगा। जैसे 2 खिलौने ढूंढ लाया तो जिस बकेट में 2 वाला कार्ड पड़ा है उसके आगे वो रख देगा। ठीक है जी, नतीजा, यह मनोरंजक और इंटरैक्टिव गतिविधि एक चंचल, आकर्षक वातावरण में संख्या पहचानना, गिनती और मात्रा की समझ को प्रोत्साहित करती है। तो अब ये वाला क्वेश्चन अगर आप ऐसे अटेंड करके आओगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, आई होप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन के भी 2 पार्ट्स थे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया टोटल 5 क्वेश्चन करने थे। पहला क्वेश्चन कंपलसरी था, बाकी 4 क्वेश्चन कोई भी कर सकते हो। लेट्स सपोज अगर आप दूसरा क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हो तो उसका ख और अगर ग भी है, नहीं है जैसे, तो क और ख 2 है तो दोनों पार्ट्स को आपको अटेंड करना है। ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन 2 का क कराई, 3 का भी क कराई, तो 2 वाला अलग क्वेश्चन हो जाएगा, 3 वाला अलग क्वेश्चन हो जाएगा। मेक श्योर जो भी क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेंड करो, वरना आप ही के मार्क्स कटेंगे। ठीक है, अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही प्यार से समझेंगे। इसके साथ साथ अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ लेना चाहो तो हमारा लेवल अप लर्निंग का कांटेक्ट नंबर ही आपको दिख रहा है, इस पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके ले सकते हो। अभी तक के डीसी के सारे टॉपर्स
हमारे गए हैं, आपकी सिमरन मैम के गए हैं, तो आई फील लकी एंड ब्लेस्ड। लेकिन आई नो मेरे साथ साथ आप सबकी भी मेहनत है, तो मैं तो मेहनत कर ही रही हूँ, आप भी ऐसे ही मेहनत करना। और मैं चाहती हूँ कि हम इस लेगेसी को मेंटेन करें और आगे आने वाले टाइम में भी सारे डीसी के टॉपर्स हमारे हो। डीसी करने के बाद आपको एनटीटी के गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी के नोट्स लेने होंगे तो वो भी मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन का ख, प्रश्न नंबर 2 का क पार्ट कहता है क्या? शालापुर केंद्र में बच्चों को, एक सेकंड, शालापुर केंद्र में, शालापुर बेसिकली प्री स्कूल केंद्र होता है, प्री स्कूल केंद्र, ठीक है जी। बच्चों को सीखने का माध्यम खेल होना चाहिए। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में उदाहरण देते हुए कारण बताइए। क्या आप एग्री करते हो कि हमें खेल माध्यम से बच्चों को पढ़ाना चाहिए? अगर हाँ, तो हाँ को प्रूव करो उदाहरण के साथ और पॉइंट्स के साथ। अगर ना, तो ना को प्रूव करो उदाहरण और पॉइंट्स के साथ। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से अटेंड करके आएंगे ताकि 9 नंबर मिल जाए। ठीक है जी, अब देख लो इस आंसर को, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि और थोड़ा सा क्लियर दिखे आपको। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हो, मैं इस कथन से पूरी तरह से सहमत हूं कि प्री स्कूल सेटिंग में बच्चों का खेल सीखने का माध्यम होना चाहिए। खेल बचपन का एक स्वाभाविक और अनिवार्य हिस्सा है और ये बचपन की प्रारंभिक शिक्षा में सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में कार्य करता है। आप सबको पता है, जो छोटा बच्चा होता है वो सिर्फ और सिर्फ खेल के थ्रू ही सीख सकता है, क्योंकि छोटा बच्चा है। अब आप उसके सामने ब्लैक बोर्ड लेके बैठ जाओगे, क ख ग क ख ग बोलते रहोगे, क्या वो सीख जाएगा? नहीं। लेकिन कोई एक्टिविटी करोगे, बातें करोगे, सॉन्ग सुनाओगे, राइम सुनाओगे, तो मजा आएगा, बच्चे को मजा आएगा, वो तभी सीखेगा। तो ये हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है। उसके बाद पहला पॉइंट क्या कहता है, वही इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आप ऐसा एक फ्लो चार्ट बना सकते हो कि खेल माध्यम होना चाहिए, और ऐसे यहां लिख के पॉइंट, जैसे ये पहला पॉइंट है संज्ञानात्मक विकास, दूसरा पॉइंट है क्या कहते हैं जैसे सामाजिक विकास और इमोशनल डेवलपमेंट, जो भी ऐसे पॉइंट्स है, ऐसे फ्लो चार्ट बनाना चाहो तो बना सकते हो। पहला पॉइंट कह रहा है संज्ञानात्मक विकास, खेल आधारित शिक्षा छोटे बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाती है। खेल के माध्यम से बच्चे ऐसी गतिविधियों में संलग्न होते हैं जो उनकी सोच और समस्या समाधान कौशल को उत्तेजित करती है। साथ में उदाहरण के लिए उदाहरण भी लिखा है, क्वेश्चन में बोला था ना, क्या बोला था कि उदाहरण देते हुए कारण बताइए। लो जी, हम तो एक एक चीज जो क्वेश्चन में लिखी होती है ना, उसका आंसर हमारे आंसर्स में होता है। और फिर क्यों नहीं मिलेंगे हमारे बच्चों को फुल मार्क्स? क्यों नहीं बनेंगे टॉपर्स हमारे बच्चे? बनेंगे ना, जब जो पूछ रहे हैं टू द पॉइंट उसका आंसर दोगे तो आंसर तो मिलेंगे। हाँ, अब तुम ये कहो कोई गाना लिख कर आ गए थे, कोई कहानी लिख कर आ गए थे और मैडम मैं तो इतनी शीटें भर के आया था, कैसे फेल हो गया? गाना लिखने के तुम्हें नंबर देंगे? मतलब हद करते हैं कुछ बच्चे, ऐसी कृपया करके मत करा करो। वो तो इग्नू में बैठे इतने स्ट्रिक्ट टीचर है, मेरे को भी ऐसे किसी की आंसर शीट दिख जाए ना, मैं भी फेल कर दूं। तो ऐसा मत किया करो। जो पढ़ रहे हो उसकी इज्जत रखो, मतलब उसको वैल्यू दो और अच्छे से आंसर लिख कर आओ। जब हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ते क्यों नहीं हो, है ना? अब पढ़ लो। जब बच्चे बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ खेलते हैं तो वो आकार, माप और स्थानिक संबंधों के बारे में सीखते हैं। इस प्रकार का खेल गणितीय कौशल और स्थानीय जागरूकता विकसित करता है ना? ब्लॉक्स के साथ खेल रहे हैं तो उससे उसकी मैथ्स डेवलप हो रही है, ठीक है, स्थानीय स्थान के रिलेटेड चीजें डेवलप हो रही है, संज्ञानात्मक विकास हो रहा है ना, माइंड का डेवलपमेंट हो रहा है। तो बस और क्या चाहिए? फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? सेकंड पॉइंट कह रहा है, एक सेकंड, सेकंड पॉइंट कह रहा है सामाजिक और भावनात्मक विकास। सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए खेल बहुत जरूरी है। अब आपको पता है छोटा बच्चा है,
जब तक आप उसको बाहर खेलने के लिए नहीं भेजोगे ना, तब तक वो बड़ा नहीं होगा। बड़ा कैसे नहीं होगा? क्योंकि उसने किसी के साथ खेला ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि कैसे अपनी टाइम के लिए वेट करना है, अपनी टर्न के लिए वेट करना है, कैसे शेयरिंग करनी है, कैसे कोलैबोरेट करनी है। बस अकेला ही उसको सोचोगे ना, मैं बस लाड प्यार बस बच्चे को करती रहूं घर पे, अकेला ही अच्छा बन जाएगा। नहीं, हमारी कुछ सोशल नीड्स होती हैं, हमें बाहर समाज में जाना पड़ता है, लोगों से इंटरैक्ट करना पड़ता है, तभी हम कुछ चीजों को सीख पाते हैं। सेम गोस विद द चाइल्ड। इसलिए उसके भी सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए हमें उसको खेलना देना चाहिए। खेल के जरिए बच्चे दूसरों के साथ बातचीत करना, कैसे बातचीत करनी है, साझा करना, बारी बारी से खेलना और विवादों को सुलझाना सीखते हैं। उदाहरण के लिए डग डग गूंज एक समूह खेल है, मतलब एक खेल के बारे में समझाया हुआ है। जरूरी नहीं है कि यही वाली बातें टू द पॉइंट लिख कर आओगे, मैं मेन मेन बातें बता रही हूं, अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है। और वैसे भी मतलब मेरे साथ तो ये रिकॉर्ड है, मैं इतना डांट डांट के पढ़ाती हूँ, इतना चीख चीख के पढ़ाती हूँ, आई नो, है ना। बट मुझे पता है ये डांट अभी शायद तुम्हें बुरी लग रही होगी, लेकिन जब पेपर देने जाओगे और क्वेश्चन आएगा ना, तुम्हें मेरी डांट ही दिमाग में आएगी और ये आंसर बिल्कुल का बिल्कुल याद आ जाएगा। तो इसलिए कोई बात नहीं, टीचर का फर्ज बनता है डांटना, थोड़ी सी डांट खा लिया करो। तीसरा पॉइंट कहता है शारीरिक विकास। ठीक है जी, खेलने से बच्चे का शारीरिक विकास होता है। सक्रिय खेल सूक्ष्म और स्थूल मोटर कौशल को बढ़ाकर शारीरिक विकास को बढ़ावा देता है। चढ़ाई, दौड़ना, कूदना जैसी गतिविधियां समन्वय, संतुलन और समग्र शारीरिक फिटनेस में सुधार करती हैं। सूक्ष्म मोटर कौशल, ड्राइंग, कैंची से काटना या मोतियों जैसी छोटी वस्तुओं को संभालना एक्टिविटीज, इन सब से बच्चे का शारीरिक विकास होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर भी एक उदाहरण लिखा हुआ है, बट मैं सारी चीजें इसलिए नहीं पढ़ रही हूं क्योंकि फिर वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मेन मेन बातें मैं आपको बता रही हूँ। रचनात्मक और कल्पना, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, जितना हम बच्चे को क्रिएटिव होने का मौका देंगे, सोचने का मौका देंगे, उतना उसका दिमाग खुलेगा, उतना वो चीजों को समझ पाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? खेल रचनात्मक और कल्पना को प्रोत्साहित करता है, जो सीखने और विकास के महत्वपूर्ण घटक हैं। जब बच्चे कल्पनाशील खेल में शामिल होते हैं, तो विभिन्न भावनाओं का पता लगाते हैं। उदाहरण के लिए कार्डबोर्ड बॉक्स का अंतरिक्ष यान के रूप में इस्तेमाल करना। अब आपने देखा है बच्चा ना घर में मम्मी को देख रहा है, मम्मी किचन में रोटी बना रही है, मम्मी ने तो अपने बर्तन दिए नहीं कि उससे खेल ले, बच्चे के पास अपने जो टॉयज हैं या कोई किचन सेट वाला टॉय है तो खुद ही, मम्मी पापा मैं आपके लिए इस कप में चाय बनाऊंगी, मैंने दूध डाला, मैंने पत्ती डाली, मैंने पानी डाला। क्या आपने बच्चे को सिखाया चाय बनाना? नहीं, लेकिन उसने अपनी मम्मी को देख देख के सीख लिया कैसे चाय बनानी है। इससे उसका बहुत ही ज्यादा संज्ञानात्मक विकास हुआ है, उसने एक प्रोसेस को सीखा है। ठीक है जी। तो इसलिए बच्चे को क्रिएटिव होने का मौका दो, जो करता है करते रहना दो, छोटी छोटी बात पे उसको डांटते मत रहो। आंतरिक प्रेरणा और जुड़ाव, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, बच्चे को अभी मैं यहाँ पे अगर जैसे आपको पढ़ा रही हूँ, आप तो चलो बड़े हो, आपको तो हम खेल खेल के थ्रू पढ़ा नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैं बीच में कोशिश करती हूँ कि आप बोर ना हो जाओ, तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा एक फन फैक्टर हम ऐड कर देते हैं। लेकिन छोटे बच्चे के सामने में ऐसे बोर्ड पे चली गई ना पढ़ाने, स्वाद ही मिट्टी पढ़ना है उन्होंने, कुछ भी नहीं पढ़ना, है ना। तो बच्चे को आपको इंटरैक्टिव करना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है, गेम्स खेलनी पड़ती है उनके साथ, तभी उनके अंदर से प्रेरणा, अंदर से मोटिवेशन आती है कि हाँ मुझे ये सीखना है। वो तभी सीखेंगे, उनको और कोई डर भय नहीं है कि मैं नहीं पढ़ूंगा तो फेल हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा, नहीं। जब उनका मन करेगा सीखने का, वो तभी सीखेंगे, और वो सिर्फ और सिर्फ उनका मन तभी करेगा जब आपकी एक्टिविटी मजेदार होगी। ठीक है जी। तो ये बता दिया, ये 5 पॉइंट्स हो गए, 5 पॉइंट्स तो हो गए, एक 6वां पॉइंट और देख लो। समग्र शिक्षण दृष्टिकोण, खेल विकास के कई क्षेत्रों को एकीकृत करके सीखने के लिए समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। ठीक है जी। अब खेल के थ्रू भाषाई विकास होगा,
संज्ञानात्मक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, सब चीजों को क्लब करके एक बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट होगी, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। यही चाहते हैं ना हमारा बच्चा शारीरिक रूप से भी फिट हो, ठीक है, मानसिक रूप से भी फिट हो, भाषाई कौशल भी अच्छा हो, सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए ना हमारे बच्चे में। तो उन सारी चीजों को अच्छा करने के लिए हम हर टाइप की उसको एक्टिविटी कराते हैं। बस वही बातें यहाँ पे लिखी हैं। बस मैं जितनी बातें बोल रही हूँ उन बातों को भी अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका पेपर बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। और जब जैसे ही पेपर देने जाओगे, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, तो आपको सब बच्चों के हाथों में सिमरन मैम के नोट्स ही दिख रहे होंगे, मेरे ही नोट्स से पढ़ रहे होंगे या वीडियो से पढ़ रहे होंगे। ये मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे बता रही हूँ, जो बच्चे मुझे आकर बताते हैं। तो इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। मैं अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश करती हूँ जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको करवाने की, ताकि कुछ भी छूटे ना। तो आप भी पढ़ लेना। निष्कर्ष में आप लिख दोगे, क्या लिख सकते हो? निष्कर्ष रूप में निसंदेह प्री स्कूल शिक्षा में खेल को सीखने का माध्यम होना चाहिए। ये छोटे बच्चों में व्यापक विकास का समर्थन करता है, जिससे सीखना आनंददायक और प्रभावी बनता है। और आपका जैसा मन करे वो आप लिख सकते हो। ठीक है जी, डन हो गया ये वाला क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन डन हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहीं पर ये वाला क्वेश्चन आता है। कौन सा क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन नंबर 2 का ख पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का ख पार्ट कहता है, 2 का ख पार्ट क्या कहता है? सबसे आसान क्वेश्चन। इससे आसान क्वेश्चन तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। ठीक है जी, तो ये जो 5 नंबर है आप गलती से भी मिस नहीं कर सकते। ये 5 में से तो 5 हमें चाहिए ही चाहिए है। ठीक है, इतना छोटा इतना आसान क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं क्या कि प्रत्येक क्रिया विकास के किस प्रमुख क्षेत्र को बढ़ावा देती है। लेट्स सपोज इन्होंने कहा गेंद के साथ खेलना। बच्चे के पास बॉल है, बॉल से कैच कैच खेल रहा है या किक कर रहा है, तो इससे उसके कौन से विकास का क्षेत्र डेवलप होगा। इन्होंने एग्जाम्पल के लिए बताया हुआ है कि उससे स्थूल क्रियात्मक विकास होगा। स्थूल क्रियात्मक विकास होता है ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, बड़ी मांसपेशियों की डेवलपमेंट। ठीक है, बॉल है, बॉल ऐसे उठा के ऐसे फेंक रहे हैं तो ये बड़े बड़े हाथ इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, या पैर से किक कर रहा है तो पैर इन्वॉल्व हो रहे हैं, है ना। तो ये क्या होता है? ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। ऐसे ही अब आगे जाओगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप इन चीजों के बारे में बता दो। लिख के हम लाए हुए हैं ताकि लिखने में टाइम वेस्ट ना हो, हम ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ा पाए। ठीक है जी, देख लो। गेंद के साथ खेलना बता दिया वहां पे। स्थूल क्रिया, स्थूल मोटर विकास, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना स्थूल क्रियात्मक विकास। स्थूल क्रियात्मक विकास बोल लो, स्थूल मोटर विकास बोल लो, सेम बात है। ड्राइंग, अब ड्राइंग मैंने आपको बताया है ऊपर भी, छोटी मांसपेशियां इन्वॉल्व होती है। हाथ से ऐसे पेन पकड़ा है और छोटा छोटा कुछ कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो छोटी छोटी उंगलियां डेवलप हो रही हैं, इसको हम कहते हैं फाइन मोटर डेवलपमेंट, सूक्ष्म मोटर विकास या सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। स्थूल यानी कि ग्रॉस, ग्रॉस यानी कि बिग मसल्स। ठीक है जी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सूक्ष्म यानी कि फाइन, फाइन, फाइन यानी कि स्मॉल मसल्स। अगर इसमें कंफ्यूज होते हो तो 3 से 4 बार इसको पढ़ लेना। समान रंग के कार्ड मिलाना, ये रेड कलर का कार्ड है, ये भी रेड कलर का कार्ड है, दोनों को इकट्ठे रख दो। ये ब्लू कलर का कार्ड है, उसको साइड में रख दो। संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दिमाग लगा रहा है ना, संज्ञानात्मक विकास। यह पूर्णांक लगाना कि कोई वस्तु पानी में तैरेगी या डूबेगी। ये पानी का गिलास है, इसमें मैंने पेन डाल दिया, क्या वो तैरेगा या डूबेगा? अब ये बच्चा सोच रहा है। मैंने पत्ती डाल दी, लीफ डाल दी, तैरेगी या डूबेगी? सोचेगा, दिमाग लगाएगा। जहां दिमाग का काम आ जाए आंसर होगा संज्ञानात्मक विकास। सिर्फ ये एक संज्ञानात्मक विकास लिखने का आपको पूरा का पूरा 1 नंबर मिल रहा है। ये संज्ञानात्मक विकास लिखने का पूरा 1 नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो इससे छोटा क्वेश्चन और इससे आसान क्वेश्चन मैंने तो आज तक देखा नहीं है, और आप भी शायद ही देख पाओगे, क्योंकि इससे आसान क्वेश्चन कोई बनने नहीं वाला। छुट्टियों के अनुभवों का वर्णन करना, भाषा विकास, भाषाई विकास। मैं छुट्टियों में नानी घर गई थी, मुझे तो बड़ा मजा आया।
मैं वहां से यहाँ घूमने गई थी, या मैं छुट्टियों में कहाँ गई थी, पहाड़ों में घूमने गई थी, मैंने पहाड़ देखे, बच्चे बताते हैं ना ये सब। तो ये सब क्या हो रहे हैं, बोल बोल के जो बता रहे हैं उनका भाषाई विकास हो रहा है, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है। भूमिका निभाना, भूमिका अभिनय, डॉक्टर डॉक्टर खेल रहे हैं, किचन सेट से खेल रहे हैं, पायलट बन रहे हैं, टीचर टीचर बन रहे हैं, सामाजिक विकास हो रहा है, सोशल वैल्यू सीख रहे हैं, और भाषाई विकास हो रहा है। कुछ भी लिख सकते हो, दोनों लिखोगे दोनों में मार्क्स मिल जाएंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही प्यार से खत्म हो गया है और बहुत ही प्यार से तुम्हें समझ आ गया होगा। आ गया होगा तो फिर तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरे क्वेश्चन का क पार्ट कहता है क्या, उन 5 सिद्धांतों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा शालापूर्व शिक्षिका बच्चों की सृजनात्मकता को प्रोत्साहित कर सकती है। सृजनात्मकता क्या होता है, क्रिएटिविटी, बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी कैसे आएगी वो बताना है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, कैसे अटेंड करेंगे देख लो। मैं फिर से बता रही हूँ, हमसे जो नोट्स लोगे वो मेरे नोट्स होंगे, हैंड रिटन नोट्स होंगे, जिसके अंदर पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग उसको बनाया गया है। ये तो मैं बस ऐसे ही पास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि किस टाइप का पेपर आता है। अदरवाइज अगर आपने वो नोट्स पढ़ लिए हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ लिए हैं जो हम मेरे हैंड रिटन वाले हैं, मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन कहते हैं ना जितना पढ़ो उतना कम है, तो ये भी वीडियो को पूरी की पूरी देख लेना, फ्री की वीडियो है। ठीक है, आंसर क्या कह रहा है, रचनात्मकता बचपन के शुरुआती विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, और प्री स्कूल शिक्षक इसे पोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, नीचे 5 सिद्धांत दिए गए हैं, सीधा हम 5 सिद्धांतों पे जाते हैं। पहला सिद्धांत क्या है, अन्वेषण और जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना। कैसे प्रोत्साहित करोगे, क्रिएटिविटी को कैसे प्रोत्साहित करोगे कि आप जितना ज्यादा हो सके बच्चे को टाइम दोगे कि वो अपने दिमाग से चीजें सोचे और कर पाए। रचनात्मकता ऐसे माहौल में पनपती है जहां अन्वेषण और जिज्ञासा को प्रोत्साहित किया जाता है। प्री स्कूल शिक्षकों को बच्चों को विभिन्न सामग्री, वातावरण और विचारों का पता लगाने का अवसर देना चाहिए। आपका क्लासरूम इतना क्रिएटिव होना चाहिए, उसके अंदर इतनी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज होनी चाहिए, प्ले लर्निंग मटेरियल्स होने चाहिए जहां पर बच्चा खुल के अपने दिमाग का इस्तेमाल करके नई नई चीजें कर पाए। पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, यहीं पर एक उदाहरण भी दिया हुआ है कि क्या कहते हैं, कौन सी एक्टिविटी करा सकते हैं, किस हिसाब से क्या करा सकते हैं, ये आप देख सकते हो। सारी चीजें मैं नहीं पढ़ रही वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, सुरक्षित और सहायक वातावरण को बढ़ावा दे, बच्चे को एक सिक्योर एनवायरनमेंट दे, ऐसा एनवायरनमेंट दे जहां बच्चा सेफ फील करे और फील करे कि जहां मैं अटक रहा हूं वहां मेरी मदद की जा रही है। रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एक सुरक्षित और सहायक वातावरण बहुत जरूरी है जहां बच्चे खुद को अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। इसमें ना केवल शारीरिक सुरक्षा बल्कि भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा भी शामिल है। भावनात्मक, इमोशनल नीड्स, बच्चे की इमोशनल नीड्स भी बहुत होती हैं। ये नहीं कि एक क्लास में बस उसको सामान दे दिया और सब खत्म। आपको उसको प्यार से ट्रीट करना है, उससे बात करनी है, कहीं अटक रहा है तो उसको समझाना है ताकि उसकी इमोशनल नीड्स भी फुलफिल हो पाए। ठीक है जी, आगे उदाहरण लिखा हुआ है, देख सकते हो। सारी की सारी चीजें ना मैं पहले ही आपको बता देती तो मुझे ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। खुले विचारों वाली गतिविधियों को बढ़ावा दे, ऐसी एक्टिविटीज को बढ़ावा दो जहां से उसका ब्रॉड डेवलपमेंट हो। आपने बच्चे को क्वेश्चन दे दिया 2+2 कितना होता है बेटा बताओ, अब इसका एक ही आंसर है 2+2 होता है 4। तो क्या इसका दिमाग बहुत बड़ा खुल गया, बहुत ज्यादा दिमाग लगा लिया उसने, ये तो उसने रट रखा है या उसको कॉन्सेप्ट पता है ना।
ये ठीक है, कॉन्सेप्ट बताना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बच्चे के अंदर सृजनात्मकता, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी डेवलप करा रहे हो, तो आप उसको ऐसी ऐसी एक्टिविटीज कराओ जिसमें वो खुल के सोच सके। ठीक है, आप बच्चे को कह दो क्या कि अच्छा कल आपने घर जाके क्या किया था, तो अपना पूरा का पूरा सिनेरियो बताएगा। या आप मम्मी साथ सब्जी लेने गए थे तो आपने क्या क्या देखा था, क्या क्या ऑब्जर्व करा था। मतलब जिसमें बच्चा सोचने के लिए मजबूर हो, किसी का एक फिक्स आंसर ना हो, उसके अलग अलग आंसर हो सकते हैं, बच्चा कुछ भी बोल सकता है, उसमें कुछ राइट और रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी। बिल्कुल बेस्ट तरीके से उदाहरणों के साथ सारी चीजें लाए हैं हम, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है जी, वीडियो खत्म होने के बाद वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना कि ये क्लास कैसी लगी, क्योंकि जितने ज्यादा तुम्हारे कमेंट्स उतनी ज्यादा आपकी सिमरन मैम मोटिवेट होंगी, जितनी ज्यादा मैं मोटिवेट होंगी उतनी ज्यादा आपकी फ्री क्लासेस आएंगी। ठीक है, जैसे कहते हैं ना सबकी अपनी अपनी नीड्स होती हैं, तो हमारी भी ये इमोशनल नीड्स है कि जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो बच्चे उस चीज को वैल्यू करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि हाँ मैम जैसा आपने पढ़ाया हमें समझ आ गया, और अब हम नेक्स्ट पार्ट का वेट कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो का वेट कर रहे हैं, तो हमें लगेगा कि हमने अपना जिस चीज पर टाइम लगाया है वो सही लगाया है। ठीक है, तो सबकी इमोशनल नीड्स होती है ना, हमारी भी वो इमोशनल नीड्स होती है कि बच्चे तारीफ कर दें कि हाँ भाई सिमरन मैम ने जैसा पढ़ाया था सही पढ़ाया था। ठीक है जी, खेल आधारित शिक्षा को एकीकृत करना बच्चों के लिए रचनात्मकता को व्यक्त करने का एक स्वाभाविक तरीका खेल है। पाठ्यक्रम में खेल आधारित शिक्षा को एकीकृत करने से बच्चों को प्रयोग करने, भूमिका निभाने और विभिन्न परिस्थितियों का पता लगाने का मौका मिलता है। यह दृष्टिकोण कल्पनाशील खेल और वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान दोनों का समर्थन करते हैं। नीचे यहाँ पे भी उदाहरण आ गया। पांचवा पॉइंट क्या कहता है? पांचवा पॉइंट कह रहा है रचनात्मकता और उत्साह का आदर्श प्रस्तुत करे, इंथुजियाज्म दिखाओ। ठीक है, खुशी दिखाओ। ओह वाह, आपने ये एक्टिविटी करी, बहुत ही अच्छी करी है, आप तो बहुत ही अच्छे बच्चे हो, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, आप तो बहुत फास्ट हो। अगर आपकी टीचर क्रिएटिव है, आपकी टीचर एक्साइटेड है, आपकी टीचर के अंदर मोटिवेशन है, तो आधे बच्चे तो वैसे ही मोटिवेट हो जाएंगे। अब मान लो मैं आपको पढ़ाने आई हूँ और मैं बिल्कुल ऐसे खड़ी हो जाऊं एक किताब लेके और बस ऐसे पढ़ रही हूँ, बच्चों को खेल जरूरी है, बच्चों को ये कराना चाहिए, बच्चों को वो खिलाना चाहिए, 2 मिनट के अंदर वीडियो को छोड़ के तुम वापस पहुंच जाओगे। लेकिन आपका बच्चा, आपका स्टूडेंट आपकी क्लास में पढ़ता रहे, तो आपको बीच बीच में कुछ ऑफ ट्रैक भी जाना पड़ता है, थोड़ा सा मजाक भी करना पड़ता है, थोड़ा से टोन को भी चेंज करना पड़ता है, ताकि क्लास में एक अच्छा रिदम बना रहे। ठीक है, तो इसको एक टीचिंग स्किल कहते हैं, जो बहुत सारा पढ़ाने के बाद आपको आती है। ठीक है, तो मैं बड़े बच्चों में टीचर्स को पढ़ा रही हूं तो मुझे भी फॉलो करना है, आप छोटे बच्चों को पढ़ाओगे तो आपको भी ये फॉलो करना है। ठीक है जी, 5 पॉइंट्स हो गए, इसका भी उदाहरण आ जाएगा और एंड में आ जाएगा निष्कर्ष। मेरे सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है, पहले इंट्रोडक्शन, पॉइंट, पहले इंट्रोडक्शन, फिर फ्लो चार्ट, फिर मेन पॉइंट, फिर उदाहरण, फिर निष्कर्ष, ऐसे लिख कर आएंगे तो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये भी देखो हमारा पुराना बच्चा था, जैसे हमने बताया हुआ है वैसे ये अटेंड करा था, 90 मार्क्स। मतलब इग्नू में ना इतने मार्क्स इतनी आसानी से मिलते नहीं है जैसे इस बच्चे को मिले हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमने जैसे तरीके बताए थे, ये तो इंग्लिश मीडियम का है, हिंदी मीडियम की भी मैं आंसर शीट बता दूंगी, देख लो कंक्लूजन आपको दिख रहा है, तो ये सब चीजें फॉलो करोगे तो बहुत आसानी से मिल जाएंगी। ये निष्कर्ष आप देख सकते हो, इसका निष्कर्ष अगर आप देख सकते हो तो मूव करते हैं हम इसके ख पार्ट पे। तीसरे क्वेश्चन का ख पार्ट कहता है क्या, एक सेकेंड, ख पार्ट कहता है शालापूर्व बच्चों की विचार शक्ति की किन्हीं 5 विशेषताओं का केवल 1 या 2 वाक्यों में उल्लेख कीजिए। ठीक है जी, अब यहां पर आ जाओ, आंसर देख लो। प्री स्कूलर अपनी सोच में अनोखी विशेषताएं प्रदर्शित करते हैं जो उनके विकासात्मक चरण को दर्शाती है।
ठीक है, पहली उनकी क्या है, मैं मेन पॉइंट्स बता देती हूँ। अहम केंद्रितता, इंग्लिश में कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें बच्चे को लगता है जो मैं सोच रहा हूं बस वही सही है, सब वैसे ही सोचते हैं और कोई व्यू पॉइंट ही नहीं होता। तो ये बच्चे के सोचने का एक वो है अहम केंद्रितता। अगर इसका उदाहरण के लिए वो देखोगे, बच्चा यह मानता है कि चॉकलेट आइसक्रीम के प्रति उनकी पसंद सार्वभौमिक होनी चाहिए। अगर मुझे चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है तो इस दुनिया में जितने लोग हैं सबको चॉकलेट आइसक्रीम पसंद होनी चाहिए, ऐसा बच्चे को लगता है। क्यों? क्योंकि वो ईगोसेंट्रिज्म वाले फेस में है, अहम केंद्रितता वाले फेस में है। उदाहरण हमने बता दिया। आगे क्या कहते हैं, जीववाद। जीववाद क्या होता है, इंग्लिश में अगर हम कहें एनिमिज्म। नॉन लिविंग थिंग्स में भी फीलिंग्स होती हैं, ठीक है। अगर मेरी ये बॉटल है, अगर मैं इसको थप्पड़ मार देती हूं तो इसको दर्द होगा, ये रोने लग जाएगी, ऐसा बच्चा सोचता है। बच्चे को लगता है कि नॉन लिविंग थिंग में भी फीलिंग्स होती हैं, इसको मारेंगे तो इसको भी दर्द होगा, इसको भी फीलिंग होगी, ऐसा हम नहीं सोचते, बच्चा सोचता है। तो इसको कहते हैं क्या, एनिमिज्म। ठीक है जी। बच्चे का मानना है उनके टेडी बियर भी मनुष्य जैसी ही भावना है। ठीक है, बच्चा क्या कह रहा है, उदाहरण वाक्य, मेरा टेडी बियर उदास है क्योंकि मैं उसे पार्क ले जाना भूल गया। मैं पार्क जा रहा था, टेडी बियर को ले जाना भूल गया, तो इसलिए टेडी बियर नाराज है क्योंकि टेडी बियर में फीलिंग्स है, ऐसा बच्चा सोचता है। हमें बच्चे की सोच बतानी है ना। जादुई सोच, अब हमारे बच्चों में एक जादुई सोच भी होती है। अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लूं और बहुत जोर से कुछ चाहूं तो वो पूरा हो जाएगा। बच्चा कह रहा है मैं हाथ जोड़ के बहुत शिद्दत से बोलूंगा, हे भगवान जी प्लीज प्लीज मेरा जो टॉय टूट गया उसको ठीक कर दो, और जैसे ही मैं आंखें खोलूंगा वो टॉय जुड़ जाएगा। जादुई सोच है, ये हमारे छोटे से प्यारे से बच्चों में होती है। ठीक है, तो ये इसमें हम कुछ नहीं कह सकते उनको, ये उनकी एज का फैक्टर है। करने तो थोड़ा खुशी के दिन होते हैं बच्चों के, छोटे बचपन के। ठीक है, हमें तो आंसर बताना है, हमने आंसर बता दिया। ठोस सोच, ठोस सोच क्या कहता है, अब मैं बड़ा इंसान हूं, मतलब मैं छोटे बच्चे में तो नहीं आती ना, मैं बड़ी कैटेगरी में आ गई हूँ। ठीक है, मेरे को कोई कहे कि वहां पर ये सिचुएशन हुई, ऐसे ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, तो मैं ऐसे इमेजिन कर पाती हूँ, सोच पाती हूँ। लेकिन अगर आप छोटे बच्चे को कहोगे तो वो इमेजिन नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ उतनी चीजों को समझता है जो उसके सामने है। ये पेन उसके सामने है तो वो देख के हाथ लगा के ही बता सकता है कि ये पेन है। लेकिन मैं उसको ऐसे बोलूंगी एक चीज है, लंबी है, जिसे बोर्ड पे लिखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, नहीं समझ पाएगा। तो ये भी उसकी विचार शक्ति का एक पार्ट है। और ठीक है, अब इस सोच में बच्चे का अगर एक हम उदाहरण लेके आपको बताएं, चंद्रमा हमारे पीछा कर रहा है क्योंकि रात हो चुकी है। देखे, गाड़ी में हम चल रहे होते हैं, ये तो मेरे को लगता है ये तो हमारे अंदर भी सोच है, हम भी गाड़ी में जो चल रहे होते हैं, हम जहां से देखते हैं चंद्रमा दिख रहा है, सूरज दिख रहा है, तो हम कहते हैं हमारे साथ साथ चल रहा है क्या। तो कुछ परसेप्शंस होते हैं बच्चे की थिंकिंग के अंदर जो कि वो अपने हिसाब से ही है। ठोस थिंकिंग बेसिकली जो ये था, ठोस सोच है वो ये है क्या, कि बच्चे को जो चीज दिख रही है, सामने है, वो उसी के बारे में सोच पाएगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, केंद्रीकरण, इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रेशन। एक बाउल, दो बाउल, दोनों इक्वल बाउल हैं, दोनों में इतना इतना पानी है। मैंने पूछा बेटा बताओ ए बाउल में पानी ज्यादा है या बी बाउल में पानी ज्यादा है। बच्चे ने कहा मैडम सेम ही तो पानी है। मैंने कहा ठीक है, अब मैं एक लंबे वाला गिलास ले आई, ठीक है, और ये वाला सारा का सारा पानी इसके अंदर डाल दिया और इसमें पानी इतना आ गया, मतलब ठीक है, ये वाला बाउल थोड़ा सा पतला था ना, इसमें पानी में बाउल ज्यादा आ गया। मैंने पूछा ए बाउल में पानी ज्यादा है या सी में ज्यादा है, तो उसने बोला सी में ज्यादा है क्योंकि ये ऊपर ऊपर तक आ रहा है। ये नहीं सोचा उसने कि इन दोनों में इक्वल था, ये सारा पानी इसमें चला गया, तो पानी तो इक्वल ही है ना, कंटेनर की शेप बदली है, उसने नहीं सोचा। उसने सोचा ये लंबा लग रहा है, इसमें पानी ज्यादा है तो इसमें ज्यादा है। तो ये बच्चों का एक कॉन्सेप्ट होता है क्या, सेंट्रेशन का। ठीक है, कि वो एक ही पहलू को समझ पाते हैं। तो ये वही समझाया हुआ है जो मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया, उदाहरण में लंबा गिलास छोटा गिलास बता रखा है। ठीक है, नीचे आ गया निष्कर्ष। ये विशेषताएं उन विशिष्ट तरीकों को उजागर करती हैं जिनसे
प्री स्कूलर अपने आसपास की दुनिया को संसाधित और व्याख्या करते हैं, अपनी आसपास की दुनिया को एक्सप्लेन करते हैं। इन लक्षणों को समझने से देखभाल करने वालों और शिक्षकों को प्री स्कूलर के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावी ढंग से समर्थन देने में मदद मिलती है। एक और क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। इसी तरीके से अच्छे से पढ़ते रहोगे, मोटिवेटेड रहोगे, तो देखना कितनी आसानी से कितने नंबर लेकर आओगे, 80+ मार्क्स लेकर आओगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है क उदाहरण देते हुए प्रथम वर्ष के बच्चे का भाषाई विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है जी, इसका आंसर देख सकते हो। बच्चे के जीवन में पहले वर्ष में भाषा का विकास एक उल्लेखनीय यात्रा है। पहले तो अगर आपने देखा होगा, जो छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा बच्चा आता है, उसकी कोई भी जरूरत है, वो उस जरूरत को कैसे बताएगा, रोकर। खाना खाना है, रोने लग जाओ। पेट दर्द हो रहा है, रोने लग जाओ। मम्मी की याद आ रही है, रोने लग जाओ। मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ नहीं ना, उसका भाषाई विकास हुआ नहीं, तो उसको बस एक ही चीज आती है, क्या, रोना। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे 2 महीने का हो गया, 3 महीने का हो गया, उसका भाषाई विकास होगा और वो अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग चीजों को करना शुरू कर देगा। सबसे पहले आता है पूर्व भाषाई चरण, जो कि जन्म से लेके 6 महीने तक होता है। सबसे पहले रोना। आप सबको पता है बच्चा पैदा होते ही क्या करता है, रोता है। भूख लगी है, खाना खाना है, पेट दर्द हो रहा है, रोने लग जाओ। मम्मी पापा अपने आप हिसाब लगा लेंगे कि इसकी क्या जरूरत है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सेकंड स्टेज आती है कूइंग। लगभग 2 से 3 महीने की उम्र में शिशु कूइंग ध्वनियां निकालना शुरू कर देता है, जो स्वर जैसी ध्वनियां होती है। ऊ ऊ आ करता है ना बच्चा, ऊ आ। अब वो डेवलप हो रही है भाई, उसका भाषाई विकास। पहले तो सारी चीजें रो रो के बता दी, अब वो कूइंग स्टेज में आ गया, ऊ करेगा या आ करेगा। ठीक है जी, ये उसका क्या है, कूइंग की स्टेज है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने में तीसरी स्टेज आ जाएगी बड़बड़ाना। 4 से लेके 6 महीने की उम्र में बच्चे बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। बा बा बा, दा दा, ऐसी बातें बार बार दोहराते हैं, बा दा, है ना। क्या है, अब वो एक और स्टेज पर आ गया है। कौन सी स्टेज पर आ गया है, बड़बड़ाना वाली स्टेज पर आ गया है। नीचे ये कुछ उदाहरण दिया हुआ है। उसके बाद होलोप्लास्टिक चरण 6 से लेके 12 महीने तक। इसमें एकल शब्द चरण। लगभग 6 से 9 महीने की उम्र में शिशु पहले पहचानने योग्य शब्द का उत्पादन करना शुरू कर देते हैं, जिन्हें अक्सर होलो फ्रेज कहा जाता है। ये एकल शब्द जटिल अर्थ व्यर्थ कर सकते हैं। थोड़े से मुश्किल शब्द यहां पर लिखे हुए हैं, कोई भी इजी शब्द डाल देना। ठीक है, और बच्चे कई बार ये पूछते हैं, मैम मैं ना पेपर में ना जब लिख रहा था ना, तो एक एक वर्ड की स्पेलिंग बड़ी सोच सोच के लिख रहा था। तो ऐसा मत करना। क्यों कितना सोच सोच के लिखोगे तो 3 घंटे में पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आपके पेपर में स्पेलिंग मिस्टेक्स होती भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उसको अंडरलाइन करके आपके नंबर नहीं काट रहा। आप जो मैसेज देना चाह रहे हो, जो आंसर लिखना चाह रहे हो, वो पहुंच जाना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद ये हो गया, आमतौर पर संचार को बढ़ाने के लिए इशारों या स्वर के साथ होते हैं। आगे क्या कहता है, शब्दों को समझना। इस अवस्था के दौरान शिशु सरल शब्दों और आदेशों को भी समझने लगते हैं। मम्मी पापा में तब फाइट चल रही होती है, क्या बच्चा पहले मम्मी बोलेगा या बच्चा पहले पापा बोलेगा, है ना। अब उनको पता है बच्चा इस एज में आ गया, अब अपना बच्चा पहले शब्द धीरे धीरे उसकी तरफ वो करेगा, तो हम बार बार उसके सामने मम्मा पापा बोलते रहते हैं कि बच्चा भी रिपीट करे। ठीक है, शब्दों को समझने लग रहा है ना, तो बच्चे बोलेंगे मम्मा पापा। उसके बाद ध्वनियों की नकल करना।
बच्चे अपने परिवेश में सुनी गई ध्वनियों की नकल करना शुरू कर देते हैं। अब वो बच्चे ध्वनियां जो सुन रहे हैं उसकी नकल करनी शुरू करेंगे, तो फिर मम्मी पापा जान जान के मम्मा मम्मा पापा पापा बार बार करते हैं कि वो हमारी नकल करे। और ऐसे ही किसी दिन फिर ऐसे जादू हो जाता है, बच्चा बोल पड़ता है मम्मा या पापा, है ना। तो ये एक लैंग्वेज डेवलपमेंट का पार्ट है। उदाहरण, एक 9 महीने का बच्चा खिलौने की ओर इशारा करते हुए उसे लेने के लिए बॉल कहता है, जो उस वस्तु के साथ खेलने की इच्छा को दर्शाता है। बॉल के साथ खेलना है तो बॉल, बॉल पड़ा। तीसरी बड़ी स्टेज आ गई विस्तारक चरण, जो कि 9 से 12 महीने तक की होती है। शब्दावली विस्तार, इस अवधि के दौरान शिशु तेजी से अपनी अभिव्यंजक शब्दावली का विस्तार करते हैं तथा अपने भंडार में नए शब्द जोड़ते हैं। अब वो नए नए शब्दों को जोड़ रहा है, एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द, नए नए शब्द सीख रहा है। ठीक है, दो शब्द संयोग, उसके बाद स्टेज आ जाती है दो शब्दों का संयोग करेगा। पहले वर्ष के अंत में बच्चे शब्दों को मिलाकर सरल दो शब्द उच्चारण बनाना शुरू कर देते हैं, जिसे टेलीग्राफिक स्पीच के रूप में जाना जाता है। ठीक है जी, हाव भाव, उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी हाव भाव उच्चारण। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, हाव भाव के साथ बता रही हूँ ना, तो अब बच्चे भी हाव भाव के साथ अपने वर्ड्स को बताने लग जाएंगे। उदाहरण देख लो, एक 12 महीने का बच्चा जब किसी कुत्ते को पार्क से बाहर जाते हुए देखता है तो वो कुत्ते की ओर इशारा करके कहता है डॉगी गो, मतलब कुत्ते को जा जा। डॉगी भी बता दिया, गो भी बता दिया। इस तरह वे वस्तु, जो कि यहाँ पे हो गया वस्तु, जो कि यहाँ पर हो गया डॉगी डॉग, क्रिया जो कि यहाँ पर हो गया गो जा। ठीक है, वो पूरी बात समझा पा रहे, देख रहे हो, उसको कहना है कुत्ते को कि जा, तो डॉगी गो। समझदार हो रहा है बच्चा हमारा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, आगे अब यहाँ पर निष्कर्ष आ गया। निष्कर्ष रूप में जीवन का पहला वर्ष उल्लेखनीय भाषाई विकास की अवधि है, जिसमें गैर मौखिक संचार से लेकर सार्थक शब्दों और सरल वाक्यों का उद्वेग तक की प्रगति होती है। अगर आप ऐसे आंसर लिखकर आते हो तो 10 में से 9 नंबर, 10 में से 9.5 नंबर या 10 में से 8.5 नंबर लेकर आना बहुत ही आसान बात है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। जितनी ज्यादा पढ़ाई करेंगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, उतने बढ़िया टॉपर बनेंगे और उतनी जल्दी नौकरी हमें मिलेगी। ठीक है जी, चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का ख पार्ट कहता है, कोई ऐसी 5 कार्य नीतियां, क्रियाएं सुझाइए जिन्हें देखभाल करता शालापूर्व बच्चों के भाषाई विकास को बढ़ावा देने के लिए आयोजित कर सकती है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा छोटा लिखेंगे, है ना, क्योंकि टाइम को मैनेज करना भी तो बहुत जरूरी है ना। ये तो है नहीं कि मुझे आता है तो मैं एक ही क्वेश्चन को सब लिखती रह जाऊं। टाइम भी जरूरी है, आंसर भी जरूरी है और हर चीज जरूरी है। ठीक है, 5 रणनीतियां, गतिविधियां जिन्हें एक देखभाल करता पूर्वी स्कूल बच्चे के भाषाई विकास को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्थित कर सकता है। पहली चीज क्या, ये आप अपने घर में भी छोटे बच्चों के साथ कर सकते हो, जोर से पढ़ना। बच्चे के साथ जोर जोर से पढ़ो। स्टोरी टाइम करते हैं ना बच्चे के साथ, स्टोरी टाइम कैसे करते हैं, स्टोरी लेके बैठ गए, जोर जोर से स्टोरी पढ़ के सुना रहे हैं, पिक्चर्स देख रहा है स्टोरी की, कानों से उसकी बातें सुन रहा है, तो भाषाई विकास होगा। ठीक है, नियमित रूप से पढ़ने के सत्र जिसमें देखभाल करने वाला व्यक्ति बच्चे को जोर से पढ़कर कहानी सुनाता है, जिससे कि उसका भाषाई विकास होता है। दूसरा पॉइंट, कथात्मक खेल। कथात्मक खेल, कल्पनाशील खेल सत्रों को प्रोत्साहित करना, ऐसे खेलों को प्रोत्साहित करना जिसमें बच्चा दिमाग यूज करे, खुद सोचे, यहाँ पे ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो वैसा होगा, ऐसा वैसा करते करते बहुत कुछ सीख जाएंगे। भाषा का खेल, भाषा का खेल, लैंग्वेज गेम्स आती हैं बहुत सारी, आइस प्राई कह रहे हैं, या खेल सीखने में जिसमें बच्चे की
शब्दावली इंक्रीज हो, वोकैबुलरी इंक्रीज हो, ज्यादा से ज्यादा वर्ड सीखे। ठीक है, एक वो भी गेम खेलते थे जब छोटे होते थे, चाइनीज विस्पर, कान कान में कुछ कुछ वर्ड बोलते थे, मैंने किसी के कान में कोई वर्ड बोला, वो करते करते एंड में देखते थे कि वो जो वर्ड बोला होता था घूमते घूमते पता नहीं क्या पहुंच जाता था। लैंग्वेज गेम्स का पार्ट है, बच्चे की भाषाई विकास में मदद करते हैं। बातचीत का अभ्यास, ये नहीं कि ऑफिस से थके हुए आयो और बच्चे को खाना दे दिया और बस छोड़ दो, नहीं, बच्चे से बातचीत करते रहो। जितनी बातचीत करोगे, नए नए शब्दों को सीखेगा, उसका भाषाई विकास होगा। तो बातचीत का अभ्यास बच्चे को करवाते रहना है। पांचवा, संगीत और गायन। आपको पता है कोकोमेलन या ये जो बच्चे ड्रिंक्स ऑन द व्हील, मतलब बस ऑन द व्हील्स, मतलब इतनी सारी जोनी जोनी यस पापा, ये पोएम्स इतनी फेमस क्यों है? क्योंकि ये बेस्ट तरीका होता है बच्चे को पढ़ाने का, उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट कराने का। बच्चे राइम संगीत के साथ जो सीखते हैं ना, दुनिया मतलब लाइफ टाइम कभी नहीं भूलते। तो इसलिए संगीत और गायन का प्रयोग करके आप बच्चे की भाषाई विकास को अच्छा कर सकते हो। एंड में एक निष्कर्ष के रूप में लाइन लिखी गई है, इन गतिविधियों को बच्चे की दैनिक दिनचर्या में शामिल किया जाना चाहिए ताकि उसे ये एक सहायक और आकर्षक वातावरण में भाषा विकास के लिए लगातार अवसर मिल सके। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन आपने कर लिया है, फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया है। अब आगे क्या कहते हैं, आगे रह गया क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ये वीडियो हो चुकी है बहुत ही ज्यादा बड़ी, तो इसको आप कह सकते हो ये थी पार्ट 1, ये थी पार्ट 1 किसकी, DECE 1 की। इसके बाद पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 आएगा जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को भी ऐसे ही पढ़ा दूंगी। ठीक है जी, और क्या चीज रह गई, ये वाली आंसर शीट एक बार फटाफट से देख लो कि कैसे भरनी होती है। ठीक है जी, एनरोलमेंट नंबर सबसे पहले वर्ड्स में जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर है एक एक वर्ड में लिख देना। 2 है तो TWO2, 3 है तो THRRE3, ऐसे वर्ड्स में लिखोगे, पहले फिगर्स में फिर वर्ड्स में। जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, हॉल टिकट पे लिखा हुआ है वो लिखोगे, जिस दिन आपका पेपर है वो डेट लिखोगे, प्रोग्राम कोड में DECE आएगा, कोर्स कोड जो भी है DC1 का पेपर है, 2 का पेपर है, 3 का पेपर है वो लिखोगे, और कोर्स टाइटल आपके क्वेश्चन पेपर पे लिखा होता है। एक बार ऊपर दिखा देती हूँ, ये आपका क्वेश्चन पेपर आया। ठीक है जी, एक सेकंड दिखा देते हैं ताकि पेपर देने जाओ तो परफेक्ट ऐसे सारी की सारी चीजें पता हो तुम्हें, लोग भी सोचे ये कौन से एक्सपर्ट बच्चे आए हैं, पता होना चाहिए सिमरन मैम के बच्चे आए हैं। बाल देखभाल सेवाओं का संगठन, यहाँ पे वो आ जाएगा, बाल देखभाल सेवाओं का संगठन, ये बच्चे ने क्या लिखा हुआ है वो नहीं आएगा, बाल देखभाल सेवाओं का संगठन। इंग्लिश में पेपर दे रहे हो या हिंदी में वो लिख देना, कोई भी मीडियम के बच्चे हो, हिंदी में पेपर देना चाहो तो दे सकते हो, एक आपके यहाँ पे साइन होते हैं और एक यहाँ पे साइन होते हैं। ठीक है जी, तो ये था पार्ट 1। पार्ट 2 की वीडियो जल्दी आएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नोट्स लेना चाहो पर सब्जेक्ट 100 रुपीज, तीनों सब्जेक्ट्स के 300 में बेस्ट क्वालिटी के नोट्स। एक बार वो नोट्स पढ़ दिए ना, आपके दिल को खुद पता चल जाएगा कि क्या बेस्ट कंटेंट आपने पढ़ा है, क्योंकि मैंने तो बहुत मेहनत से बनाया है, तो मुझे तो अपने कंटेंट पे भरोसा है। नहीं खरीदना कंटेंट, कोई बात नहीं, यूट्यूब चैनल लेवल अप लर्निंग है ये हमारा। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है जी, हमारा लेवल अप लर्निंग का यूट्यूब चैनल, यूट्यूब पे सर्च करोगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे। ठीक है जी, हिंदी प्रिपरेशन, इंग्लिश प्रिपरेशन की प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट के अंदर ढेरों वीडियोस हैं, ढेरों वीडियोस हैं जिसमें लैक्स में व्यूज हैं। बच्चे मतलब अगर आप नीचे जाओगे, इसके कमेंट सेक्शन में जाओगे तो भरे हुए हैं कि मैम जैसे आपने पढ़ाया था ना बिल्कुल वैसा का वैसा पेपर आया था। ठीक है जी, तो इसके अंदर पास्ट ईयर के क्वेश्चन भी डाले हुए हैं, टाइम को कैसे मैनेज करना है सब कुछ डाला हुआ है, और एंड में ये वीडियो भी डली हुई है, इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतने अच्छे नंबर लेकर आओगे। ठीक है जी, ये थी हमारी फुल रिवीजन, थी तो हमारी फुल रिवीजन, लेकिन इसमें अभी पार्ट 1 ही कवर हो पाया है। पार्ट 2 बहुत ही जल्दी चैनल पर आएगा, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे
टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक गिवन है, उसे ज्वाइन कर लेना ताकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं आपको मिल जाएं। अगर मैं आपको हमारा टेलीग्राम चैनल दिखाऊं, ये रहा लेवल अप लर्निंग का, तो इसके अंदर मैं सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स डालती रहती हूँ, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी। तो कोई भी वीडियो खोलोगे, ठीक है जी, कोई भी वीडियो खोलोगे तो उसके नीचे आपको क्या मिल जाता है, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाता है। लेट्स सपोज ये देखो, मान लो कोई भी हमने ये वीडियो खोली, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की जो वीडियो डाली थी हमने, ठीक है, एक सेकेंड, ओहो, एक सेकेंड, ठीक है, ये हमने इंग्लिश मीडियम की जो वीडियो डाली थी, इसकी अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाते हो तो डिस्क्रिप्शन में ये आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिख रहा है, इस पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आप उस चैनल पे पहुंच जाओगे, उस पे ज्वाइन कर लेना। ठीक है जी। जितनी ज्यादा पढ़ाई करोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे, और आई होप ये वाली क्लास आपको अच्छी लगी होगी। बहुत ही मेहनत से कंटेंट बनाया है और बहुत ही ज्यादा मेहनत से पढ़ाया है। तो एक सेकेंड, फर्स्ट पेज पे पहुंच जाते हैं हम इसके सबसे पहले। ठीक है, चलो ऐसे ही पहुंच जाते हैं। तो ये थे हमारे कुछ पास्ट ईयर के क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छे से पेपर करके आना, अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आना, और फिर अपने ग्रेड कार्ड की पिक्चर और एक 30 सेकंड की छोटी सी वीडियो बना के हमारे लेवल अप लर्निंग के नंबर पे भेज देना कि आपको हमसे पढ़कर कैसा लगा। इसके बाद आगे गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी के लिए भी आप अगर हमसे नोट्स लेना चाहो या क्लासेस लेना चाहो तो आपको हमारे लेवल अप लर्निंग के कॉन्टेक्ट नंबर से मिल जाएगी। एक बार फिर ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, ढेर सारी मेहनत करना क्योंकि मेहनत जरूर रंग लाएगी और आपको अच्छे मार्क्स जरूर मिलेंगे। थैंक यू, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ।